मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी, यूपी। मैं आपके बीच भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 के चैप्टर 1 पर कुछ अध्ययन करने के मकसद से उपस्थित हुआ हूँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो नया एक्ट आया वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया, यानी एविडेंस एक्ट 1872 हट करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बना। पहले हमारे एविडेंस एक्ट 1872 में कुल 11 चैप्टर थे, कुल सेक्शन 167 था। अंतिम सेक्शन 167 यानी 167 जो कि हम लोगों का CRPC का था, जिसमें चालान के बारे में था। कुल सेक्शन 167, कुल चैप्टर जो है 11, एविडेंस एक्ट में स्पेलिंग 11, लेटर जो है 11 और चैप्टर 11 EVIDENCE ACT 11 लेटर का मतलब 11 चैप्टर था। और कुल सेक्शन थी हमारी 167 और इधर अब जो है BSA में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब सेक्शन बढ़ गए। इसमें 3 सेक्शन बढ़े हैं। हालांकि है तो कुल मिलाकर के मेन, अंतिम वाले से कोई रिपील वगैरह किया गया है उसके बारे में है, लेकिन अब चूँकि 170 है, 170 ही पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 1 बढ़ा दिया, चैप्टर 12 हो गया। अब इसके बाद में इसका जो हम लोग एविडेंस एक्ट में पढ़ते थे, इसे पहला सेक्शन तो वही है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, जिसको कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहा जाएगा, पूरे देश पर लागू होगा और केवल वही। और ये कहा गया कि BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का यह स्थान लेगा। पहला सेक्शन तो यही है। पहले भी हम लोगों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में पहला सेक्शन यही था। दूसरा सेक्शन एक हम लोगों का एविडेंस एक्ट में रिपील ऑफ इनएक्टमेंट बताता था, वो इसमें अब नहीं है। इसका मतलब ये सेक्शन हमारे BSA में से हट गया। सेक्शन 2 जो BSA का नया बना वो डेफिनीशन के नाम से आया, और जो डेफिनीशन थी हम लोगों का पहले निर्वचन खंड के नाम से था, इंटरप्रिटेशन क्लाज कहते थे, परिभाषा है। तो कुल मिलाकर के सेक्शन 2 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का परिभाषा है। जो पहले हम लोगों का एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 2 था, हट गया, यानी अब हट गया नई किताब में से। सेक्शन 3 जो था हम लोगों का निर्वचन खंड, इंटरप्रिटेशन क्लास जो थी, यानी परिभाषा का जो चैप्टर था सेक्शन 3 था। अब यहाँ पर सेक्शन 2 बन गया नई किताब में BSA में। पढ़ना लगभग सब वही है। तो इसमें भी है सारी चीज़ें, कुछ 1-2 चीज़ें थोड़ी सी चेंजिंग आई है इसमें। जैसे नए BSA में पहले दे दिया न्यायालय क्या है। न्यायालय का मतलब पहले हम लोग भी पढ़ते थे कि कोई भी न्यायाधीश है, मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, जहाँ पर एविडेंस लिया जाता हो। जो एक दिया था मध्यस्थ वाला, आर्बिट्रेशन वगैरह का जहाँ पर हो, मध्यस्थों के सिवाय, यानी यहाँ समझौता मध्यस्थों वाली जो हो उसको कोर्ट नहीं माना जाएगा। जहाँ पर एविडेंस लिया जाता है वहाँ पर कोर्ट, मजिस्ट्रेट का हो, सेशन हो, कोई भी कोर्ट हो, जहाँ साक्ष्य लिया जाता है। न्यायालय हम लोग जानते हैं। फिर आता था, इसका दूसरा था, इसमें नया आया हुआ है कि निश्चायक सबूत आया है, कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम कंक्लूसिव प्रूफ। तो इसमें पहले ही आ गया है कंक्लूसिव प्रूफ है, मतलब निश्चायक सबूत है। अब निश्चायक सबूत का मतलब है
कि अब उसमें कोई डाउट पैदा नहीं किया सकता है, वो कंक्लूसिव हो गया। इसको मानना कोर्ट को मजबूरी हो गई, चाहे जिस तरीके से साबित कर दिया गया और वो प्रूव्ड हो गया। अब इस पर जो है इसमें दिया है कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय द अधिनियम टू बी कंक्लूसिव proof of another, the court shall on proof of the one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving। अब इस पर जो है इसको प्रूफ मान लेगी कोर्ट, कंक्लूसिव प्रूफ को। इस पर ये नहीं कहेगी कि अब आप एविडेंस लाइए इसको डिस्प्रूव करने के लिए। कहने का मतलब फाइनल चीज़ होती है, साबित हुआ माना जाएगा, ये चीज़ है। फिर अगला इसमें दिया हुआ है ना साबित, यानी डिसप्रूव्ड। डिसप्रूव्ड थोड़ा ये जो है सीक्वेंस ऊपर नीचे किया हुआ है। ना साबित से अभिप्रेत है कि जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है। विचार करने का मतलब है कि माना कि एविडेंस वगैरह ले लिया, विचार हो गया। विचार का मतलब यहाँ डिसप्रूव में है कि विश्वास करे कि उसका अस्तित्व ही नहीं है या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। अब ना साबित मतलब रिलेशन टू अ फैक्ट मीन्स व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग, मतलब समझने के बाद, विचार करने के बाद, द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स, या तो विश्वास करता है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट और कंसीडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट द प्रूडेंट मैन ought under circumstances। डिसप्रूव्ड इसको किसी भी तरीके से कोर्ट के सामने विचार करने के बाद ये माना जाएगा कि इसका जो है कोई विश्वास करने का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो भी सबूत दिया गया या जिससे कार्बोरेशन करने का प्रयास किया गया, कोई दस्तावेज हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कोई मीन्स हो, अगर उससे कोर्ट को लगता है कि इसका जो है इससे कोई इसका अस्तित्व एग्जिस्टेंस नहीं है तो उसको नासाबित माना जाएगा। फिर आता है दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में जो है केवल पेपर ही नहीं है, इसमें जो है कई लिस्ट दिया है, मुद्रित है, शिलापट्ट वगैरह हैं, लेख है, मोहर है। तो डॉक्यूमेंट में मेटल का भी है, इसमें दिया हुआ है। एक नई चीज़ मिल गई, ईमेल है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, नया चीज़ आ गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स में आएंगे। दस्तावेज जो पेश किए जाएंगे सबूत के लिए, वो दस्तावेज की लिस्ट में ये भी चीज़ें हैं। फिर आता है अगला डेफिनेशन दे दिया है साक्ष्य। क ख ग घ अंगा करके दिया हुआ है साइमल्टेनियस, और ये चीज़ पहले भी थी। तो पहले जो है वो भी क ख ग अंगा करके था, भले ही सीक्वेंस ऊपर नीचे हो। एविडेंस आ गया, साक्ष्य है। अब एविडेंस कैसे देंगे? डॉक्यूमेंट्री होगा, ओरल होगा। तो यहाँ साक्ष्य जो है इसमें ओरल होगा, डॉक्यूमेंट्री होगा, और ओरल और डॉक्यूमेंट्री कपल्ड भी होगा, हो सकता है। जो चीज़ आदमी उधर 59-60 जो हम लोग पढ़ते थे एविडेंस एक्ट में, ओरल साक्ष्य होगा और डायरेक्ट एविडेंस होगा, 59-60 में पढ़ा गया था। फिर उधर हम लोग आगे बढ़ते थे तो प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य पढ़ते थे। 62-63 जो एविडेंस एक्ट में पढ़ा जाता था। सेकेंडरी भी पढ़ा गया है, सेक्शन 64-65 आगे पढ़ा गया था। तो साक्ष्य जो होंगे
कैसे होंगे? साक्ष्य का मतलब है आप दस्तावेज से साबित करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक होगा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, किसी भी साक्ष्य से सबूत देंगे आप। ओरल एविडेंस को कार्बोरेशन करेंगे, जब तक कपल्ड नहीं होगा तो ओरल एविडेंस का कोई मतलब नहीं। 59-60 जो हम लोग पढ़ा गया था कि ओरल एविडेंस होगा और डायरेक्ट एविडेंस देंगे आप, उसका डायरेक्ट होगा, ओरल होगा और डायरेक्ट होगा 59-60। फिर उसके बाद दस्तावेजी साक्ष्य होगा, साक्ष्य इसमें भी आ गया। अब इसमें साक्ष्य में जो है एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बढ़ा दी गई हैं, केवल एक नई एडिशन इसमें हुआ है। अब फिर आता है अगला जो है डेफिनेशन में दिया है फैक्ट है। अब फैक्ट से क्या चीज़ें हैं कि इसमें जो है फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड दे रहा है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स है, वस्तुओं की अवस्था है, वस्तुओं का संबंध है, जिसको कि हम लोग इंद्रियों से उसको जो है महसूस कर सकें, जान सकें, ज्ञान उसका मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो सके। फैक्ट में जैसे कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है। फिर है जैसे यह कि किसी व्यक्ति ने कुछ सुना देखा, वह एक तथ्य है। फैक्ट यही है। फैक्ट का मतलब है जैसे कुछ हो रहा है, कोई इंसिडेंट ही हो रही है, कई लोग हों और देख रहे हों तो वहाँ क्या क्या हो रहा है, वो सारे फैक्ट में इंक्लूड होंगे, जिनको आँख से देख सकें, महसूस करें, टच करके इंद्रियों से, हमारी ज्ञानेंद्रियों से इनका हमको भान हो सके और रियलाइजेशन हो सके, वो चीज़ें फैक्ट में आएंगी। जब फैक्ट को होगा उसमें, फैक्ट के साथ में उसमें जो है सबूत जो आएंगे, फिर उसको कार्बोरेशन किया जाएगा। फिर उसको साबित करने के लिए जो सबूत आएंगे फैक्ट के सपोर्ट में, उनको फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर आता है विवादक तथ्य है। फैक्ट इन इशू है कि उस फैक्ट में जो चीज़ देखी गई, जैसे अब फैक्ट जो हम लोग देखा जा रहा है कि कोई घटना हो रही है, कहीं से कुछ आदमी देख रहा है, कोई आदमी जा रहा है, भाग रहा है, कर रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है, विवादक क्या हो गया, कोई रिजल्ट निकला कि नहीं निकला, कोई क्या इशू था, घटना क्या घटी, तो वो विवादक तथ्य में जाएगा, फैक्ट इन इशू में हो गया। अब इसके बाद आता है मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम में है व्हेन एवर इट प्रोवाइडेड बाय दिस अधिनियम दैट द कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट, उस फैक्ट को कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, उपधारणा करेगी। इट मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, तब तक उसको प्रूव मानेगी, अनटिल जब तक कि उसको डिस्प्रूव न किया कर दिया जाए, तब तक उसको मे प्रिज्यूम की कैटेगरी में रहेगा। इतना है। कोई भी बात आई, कोई भी सबूत आ रहा है, अब प्रिज्यूम का मतलब सेक्शन 114 हम लोग देखा गया था, और सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट में था, जो केस डायरी वगैरह पुलिस की आती है, जीडी सीडी आती है, हम एक आध बार चर्चा हुई थी, उसको कोर्ट मान के चलेगी कि वो प्रूव्ड डॉक्यूमेंट है, सरकारी पेपर है, जो पुलिस वाले ला के रख दिए, वो जो है प्रिज्यूम करके चलेगी कि वो सही है। अब जब तक कि उसको डिस्प्रूव नहीं करेंगे, यही कारण है कि पुलिस केस में पुलिस द्वारा फाइल किए गए पेपर, सीडी और जीडी जो भी आती है, उसको कोर्ट मान के चलती है। इसीलिए क्रॉस एग्जामिनेशन में उसका डिस्ट्रॉय करना डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी जो है सीडी ये डायरी में जो जो चीज़ें वो लेके आए हैं उनको तोड़ना ज़रूरी होता है, तभी वो डिस्प्रूव की कैटेगरी में आएंगे, नहीं तो कोर्ट उनको भी प्रिज्यूम करके उस पर भी कन्विक्शन के तरफ बढ़ सकती है। फिर अगला आता है नॉट प्रूव्ड। कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब तक कि न तो साबित किया गया हो, न तो ना साबित किया गया हो। साबित नहीं हुआ का मतलब वही है
कि अभी वो पेपर आया है और जैसे कि उधर जो है हम लोग एग्जिबिट डलवाने की बात आती है 67 एविडेंस एक्ट में जो प्रदर्श डलवाने की बात है, जिसका पेपर होगा, जो साइन किया होगा वो कोर्ट में आएगा, वो सिग्नेचर को मिलान करके बताएगा, प्रदर्श डलवाएगा, तब 67 एविडेंस एक्ट में प्रदर्श पढ़ने की बात है, उसी में प्रदर्श पढ़ता था। अब यहाँ पर कोई पेपर है, अब जब तक कि उसको साबित नहीं हुआ कहा जाएगा, जब तक कि उसको साबित किया जाए या तो न साबित किया जाए, तब तक कहा जाएगा कि वो नॉट प्रूव्ड है। प्रूव्ड तब हो जाएगा वही जब एग्जिबिट पड़ जाएगा, पेपर पड़ गया, पेपर नंबर पड़ जाता है, फाइल में लग गया, उस पेपर का अस्तित्व तभी फाइनल माना जाता है। प्रूव्ड पेपर तभी होता है जब उसका एग्जिबिट पड़ता है। पढ़ने को तो जो है कोर्ट पढ़ेगी, लेकिन पेपर नंबर से पढ़ेगी, इसीलिए प्रोसिक्यूशन की तरफ से एग्जिबिट डलवाने का है कि वो प्रूव्ड पेपर है। इस तरीके से साबित हो गया। इसके बाद अगला आ रहा है डेफिनेशन, सुसंगत है, रेलिवेंट है, किसी भी फैक्ट से, इंसिडेंट से एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से तथ्य एक दूसरे से सशक्त हों, बंधे हों, सुसंगत हों। कोई भी तथ्य हो, घटना अगर कोई बात हो रही है, उससे कहीं न कहीं वो जुड़ रहा हो तार, तभी उसको जो है रेलिवेंट फैक्ट में माना जाएगा। बस इतना ही है। डायरेक्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट उस घटना से ही क्वेश्चन हो, डायरेक्ट से ही कोई ऐसी इंसिडेंट पूछी जाए, उसके जो है रिवर्स भी जा सकते हैं, पीछे से जा कर के घटना के समय। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब कोई घटना घटी तो उसी से हम लोग उसी के अराउंड रहें। कोई डेथ होती है, डेथ काज होती है, तो पीएम आता है। पीएम आने का मतलब है कि स्टमक में क्या खाली पेट था, एम्प्टी था, क्या खाना खाया था। तो आप रिवर्स जब क्रॉस एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि घटना के 5 घंटा पहले, 6 घंटे पहले कि क्या पोजीशन थी, सिचुएशन क्या थी, क्या वो आदमी सही था, खाया था, पिया था। तभी तो आप पीएम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हम लोग टैली करेंगे, और तभी जो है ऑकुलर और मेडिकल से लड़ाने की बात आती है। जो चक्षुदर्शी जो कहते हैं, आई विटनेस ऑकुलर है और मेडिकल है। अगर वो देखने वाला प्रत्यक्षदर्शी कुछ कह रहा है, मेडिकल में कुछ निकल रहा है, इंजरी कुछ बता रहा है, मेडिकल में कुछ निकल रहा है, वहाँ मरने के पहले खाने की बात आती है, और मेडिकल पीएम में ऑटोप्सी में पेट में जो है खाना अधपचा पाया जाता है, पचा हुआ पाया जाता है। तो कहने का मतलब कि मौके पे कोई ज़रूरी नहीं है, रेलिवेंट तब होंगे। जैसे खाने की मृत्यु के पहले 8 घंटा, 10 घंटा, 6 घंटा पहले क्या खाया, क्या पिया, तो उसी के हिसाब से पीएम हुआ। तो कहेंगे कि साहब यहाँ आप जो है मर्डर का ट्रायल चल रहा है, आप पीछे की बात खाने की क्या पूछ रहा है। अच्छा नहीं, इसीलिए ये सुसंगत रेलिवेंसी की बात हमने बताया कि हाँ वो भी फैक्ट रेलिवेंट होंगे, पहले वाले बाद वाले भी। तो अगर उस पर कोई बात आती है तो फिर पीएम से देखने की बात है, हमको कहाँ से कहाँ क्रॉस करना है, कहाँ लड़ाना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टू द पॉइंट ही रहें, रिवर्स भी होगा और फॉरवर्ड भी होगा। आगे के बारे में पूछा जा सकता है कि यदि घटना घटी, घटना के बाद क्या क्या रिजल्ट आए। अगर जैसे उसमें सेक्शन 7, 8 हम लोग देखते, 6, 7, 8 था, 7, 8 में था ना ओकेजन का इफेक्ट, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट। क्या ओकेजन था, क्या मोटिव था, क्या प्रिपरेशन था, क्या रिजल्ट निकल रहा है। तो लास्ट वाले में पूछा जाएगा, आदमी घटना घटी तो क्या हुआ, क्या क्या परिणाम देखे गए। इसलिए उसमें आगे पीछे, घटना के आगे पीछे सारे फैक्ट जितने भी आएंगे सारे रेलिवेंट माने जाएंगे। उपधारणा करेगा। अब सेल्फ प्रिज्यूम कह रहा है, whenever it is directed by the अधिनियम that the court shall presume a fact
इट शैल रिकॉर्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल डिस्प्रूव्ड। वही चीज़ है, शैल प्रूव में वही आएगा कि हाँ कि उसको जो है कोर्ट मान के चलेगी। जैसे कि अभी हमने बताया 114 एविडेंस एक्ट में था, जो केस डायरी वगैरह है, या उधर जो है 114A वगैरह बना था, जहाँ रेप वगैरह के मामले में है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं प्रिज्यूम करके चलती है कोर्ट की, जो है रेप वगैरह महिलाओं से संबंधित जो है कुछ बलात्संग वगैरह का है, तो मान के चले यहाँ आप ही अपराधी हैं। जबकि डिफेंस प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने का राइट होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में इस मैटर में 114A वगैरह दिया था, 114B है जहाँ पर उसमें दे दिया था, 304B में मर गई है 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ वाली महिलाओं के साथ में मान के चला जाता है कि आपके घर में मरी है तो आप ही लोग मारे होंगे। 304B 114B उसमें था। इस तरीके से 306 के बारे में भी है, प्रिजम्पशन मान के चला जाएगा कि आत्महत्या की विवाहिता ने, तो 114 का ही प्रिजम्पशन उसमें है, AB करके है, अभी करेक्ट नहीं याद आ रहा है, तो उसमें ये मान के चला जाता है कि 306 IPC में जैसे पनिशमेंट की बात आती है तो मान के चलेगा कि आपके घर में मरी है, तो ये कोर्ट प्रिज्यूम करके चलती है मुलजिम को कि हाँ इन्हीं ने यही किया होगा, क्राइम यही किया गया, इसी के द्वारा किया गया है। तो वो प्रिज्यूम की बात है, उपधारणा करेगा, ये वही चीज़ है जब तक कि उसको डिस्प्रूव ना कर दिया जाए। इस तरीके से हम लोगों ने आज BSA का भारतीय साक्ष्य अधिनियम का चैप्टर 1 की कुछ खास चीज़ों पर अध्ययन किया। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पे आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।